हेलो गाइस, वेलकम अगेन इन द मोम क्लासेज। और जिस प्रकार हम जिला दर्शन के बारे में अध्ययन करेंगे, आज का जो वीडियो है वो भी जिला दर्शन जयपुर के बारे में अध्ययन करेंगे। और जयपुर से रिलेटिव एक भी प्रश्न आपको यहाँ पर इस सीरीज़ में छोड़ने या फिर देखने को मिलेगा। बात करेंगे जयपुर के बारे में और जयपुर के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बात करें तो प्रदेश के हृदय में स्थल अवस्थित जयपुर राजस्थान की राजधानी है। गुलाबी नगरी के नाम से विश्वविख्यात जयपुर अपने अद्वितीय नगर नियोजन और समृद्ध ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर के कारण देशी विदेशी पर्यटक जो होते हैं उनका आकर्षण का केंद्र रहा है। जयपुर के संस्थापक पूछा जाए तो सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना की थी। तत्कालीन सीमित साधनों के बावजूद विश्व के अनेक विख्यात नगरों के मानचित्रों का अध्ययन करने के बाद ज्योतिष एवं वास्तु सम्मित बातों का महत्व देते हुए नगर की स्थापना की गई। ऐतिहासिक भव्य राजमहलों, आकर्षक बाजारों और रमणीय उद्यानों एवं सुदर्शन महलों से अलंकृत यह शहर आज भी दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। सवाई जय सिंह ने लगभग 2 लाख की आबादी को बसाने के लिए इस शहर की परिकल्पना की और शांत, सुव्यवस्थित एवं गुणीजनों के इस शहर की आबादी निरंतर बढ़ती गई। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जो आबादी है वो 66,26,000 रही और इससे अधिक हो चुकी है। 66,26,000 से अधिक हो चुकी है वर्तमान जयपुर की आबादी। और इसकी स्थापना पूछी जाए तो सवाई जय सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई और काफ़ी ज़्यादा विश्व प्रसिद्ध रहा है ये अपनी नगर नियोजन के आधार पर। बात करें जयपुर के इतिहास के बारे में तो जयपुर की जो स्थापना है ये कछवाहा वंश के शासक महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने 18 नवंबर 1727 में अरावली पर्वतमालाओं की तलहटी में एवं आमेर की बजाय इस नगर को अपनी राजधानी बनाया। तो सबसे पहले अगर राजधानी की पूछा जाए तो जयपुर जो राजधानी है ये सवाई जय सिंह द्वितीय ने बनाई थी। और स्थापना पूछी जाए तो ये 18 नवंबर 1727 में की गई। और इसी के साथ इन्होंने अपनी आमेर राजधानी थी उसको छोड़कर राजधानी जयपुर को बनाया। तो काफ़ी बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि आमेर के अलावा जयपुर को राजधानी बनाने वाले प्रथम शासक कौन थे, तो वो सवाई जय सिंह द्वितीय थे। सवाई जय सिंह ने विश्व की सुंदरतम शहर की परिकल्पना और साकार करने का दायित्व अपने मुख्य वास्तुकार पूछा जाए तो वास्तुकार कई बार पूछा गया है, वो विद्याधर भट्टाचार्य थे। कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य के निर्देशन में ये नगर नियोजन किया गया और स्थापत्य कला के उपलब्ध समस्त नमूनों को विस्तार से अध्ययन कर श्री विद्याधर ने इसे अनूठे नगर के नियोजन किया। इस चतुर्भुजाकार शहर को 9 चौकड़ियाँ, अब पूछा जाए कि कितनी चौकड़ियों में विभाजित किया गया है तो 9 चौकड़ियों में विभाजित किया गया है। नगर के चारों ओर 7 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है चौकड़ियाँ, जो कि 9 चौकड़ियाँ हैं। और प्रवेश द्वार पूछा जाए तो 7 प्रवेश द्वार है। इसमें चांदपोल गेट, अजमेरी गेट, सांगानेरी गेट, घाट गेट, सूरजपोल गेट, गंगापोल गेट, जोरावर सिंह गेट आज भी शहर की जन जीवन के साक्षी बने हुए हैं। कौन से गेट? चांदपोल गेट, अजमेरी गेट, सांगानेरी गेट, घाट गेट, सूरजपोल गेट और गंगापोल गेट, इसी के साथ जोरावर सिंह गेट। ये काफ़ी ज़्यादा आज भी लोगों को प्रभावित करते हैं। विभिन्न व्यवसायों से जुड़े व्यक्तियों को अलग अलग चौकड़ियों में व्यवस्थित रूप से बसाया गया। जो कि व्यवसायी वर्ग थे उनको भी अलग अलग चौकड़ियों में बसाया गया। सवाई जय सिंह ने जयपुर को कला के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए अनेक कलाकारों और विशेषज्ञों को विभिन्न स्थानों से लाकर उन्हें जयपुर को बसाया और राजा आश्रय प्रदान किया। इससे शहर की शिल्पकला, चित्रकारी, मीनाकारी, जवाहरात और पीतल की नक्काशी, हस्त निर्मित कागज और रत्न आभूषण, ब्लू पोट्री तथा छपाई कला आदि सभी कलाओं को उत्कृष्टता अर्जित कर सका। काफ़ी इम्पोर्टेंट, प्रिंस ऑफ वेल्स नेशन 1876 में जयपुर आगमन के समय शहर को एक रूपता प्रदान करने के लिए गुलाबी रंग से रंगा गया। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रिंस ऑफ वेल्स जब पहली बार आए थे कब? 1876 में जयपुर आए थे। तो किस रंग से रंगा गया जयपुर को? तो गुलाबी रंग। इसीलिए जयपुर को कहा जाता है पिंक सिटी। पिंक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है जयपुर शहर। इसके बाद यह शहर जो है विश्व में गुलाबी नगरी के नाम से विख्यात हुआ। तो विश्व
विदेशों में गुलाबी नगरी से पूछा जाए क्वेश्चन तो वो जयपुर है। और इसी के साथ बात करें तो स्वतंत्रता के रियासतों का एकीकरण हुआ, जयपुर को प्रदेश की राजधानी बनाने का गौरव प्राप्त हुआ। तो जब एकीकरण हुआ तो एकीकरण के समय हम जानते हैं कि 19 रियासतें थी और 3 ठिकानों के बाद जयपुर जो है राजस्थान है इसका एकीकरण हुआ। 19 रियासतें उन 3 ठिकानों को सम्मिलित करके जयपुर को राजधानी घोषित किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन। जयपुर का प्रशासनिक जो ढांचा है उसके बारे में अध्ययन करें तो प्रदेश की राजधानी होने पर जयपुर में विधानसभा, सचिवालय, लगभग सभी विभागों के राज्य स्तरीय कार्यालय विद्यमान है। तो राजस्थान की विधानसभा पूछी जाए तो वहाँ कहाँ स्थित है, जयपुर में। सचिवालय कहाँ स्थित है, वो भी जयपुर में। और लगभग सभी जो विभाग हैं उनके राज्य स्तरीय जो कार्यालय है वो जयपुर में विद्यमान है। प्रशासनिक दृष्टि से जयपुर में संभागीय आयुक्त कार्यालय है। संभागीय आयुक्त कार्यालय पूछा जाए तो वो भी जयपुर में है। जिला कलेक्ट्रेट भी है और विभिन्न विभागों के संभाग जिला स्तरीय कार्यालय भी स्थित है। जिले को 13 उपखंडों में विभाजित किया गया। तो पूछा जाए कि जयपुर में कितने उपखंड है तो 13 उपखंड है। इसी के साथ जिले में 13 उपखंड जयपुर, सांगानेर, बस्सी, चाकसू, आमेर, चेम्मू और जमुआ रामगढ़, सांबर, दूदू, फागी, कोटपुतली, सहपुरा और विराटनगर शामिल है। ये जो 13 उपखंड है उनके नाम हमने अध्ययन किए। सबसे पहले हमने देखा जयपुर में सांगानेर है, जयपुर है, इसी के साथ बस्सी है, चौकसू है, आमेर है, चेमू है, इसे चोमू भी कहा जाता है, और जमुआ रामगढ़ है, सांबर है, दूदू है, फागी है, कोटपुतली है, साबरा है और विराटनगर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ बात करें तो जयपुर की जो भौगोलिक स्थिति है उनके बारे में अध्ययन करें तो जिले को भौगोलिक क्षेत्रफल पूछा जाए तो 11,143 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 11,143 वर्ग किलोमीटर जयपुर का भौगोलिक क्षेत्रफल है। जिले में कुल 2,180 गाँव है। काफ़ी इंपॉर्टेंट। और यह जिला प्रदेश के पूर्वी भाग में 26.23 डिग्री से 27.51 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 74 डिग्री 55.55 से 76.50 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो ये अक्षांशीय स्थिति है एवं ये देशांतरीय स्थिति है। और 2,180 जयपुर में वर्तमान गांव है। इसके उत्तर में राजस्थान का सीकर जिला, हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला, दक्षिण में टोंक, पूर्व में अलवर और दौसा, सवाईमाधोपुर जिले हैं। पश्चिम में नागौर व अजमेर जिले स्थित है। जिले का पूर्व व उत्तर का क्षेत्रफल जो है ये अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की पहाड़ियों से घिरा है। जिले का पूर्व एवं उत्तर का जो क्षेत्रफल है ये अरावली श्रृंखलाओं की पहाड़ियों से घिरा है। जयपुर जिले की जलवायु शुष्क एवं स्वास्थ्यप्रद मानी जाती है। जिले की अधिकांश नदियां अपरिवार्षिक है। इसमें बाणगंगा जो है ये साबी एवं महत्वपूर्ण है। साबी एवं बाणगंगा जो नदियां हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शहर की पेयजल आपूर्ति के उद्देश्य से बाणगंगा नदी पर जमुआ रामगढ़ के निकट अवरुद्ध कर बांध बनाया गया है। तो कौन सी नदी पर? बाणगंगा नदी पर। और कहाँ बनाया गया है? जमुआ रामगढ़ के निकट अवरुद्ध जो पानी को रोक कर बांध बनाया गया है। ये जयपुर शहर को पेयजल आपूर्ति के उद्देश्य से बनाया गया है। जिले की एकमात्र उल्लेखनीय प्राकृतिक झील जो है ये सांबर झील है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह झील देश में नमक का महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी नमक का सर्वाधिक उत्पादन होता है सांबर जिले से। और सांबर जो है ये खारी पानी की भारत की तीसरी सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी पूछा जाए तो वो चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में स्थित है। जयपुर जिले में विविध प्रकार के खनिज, तांबा, मृतिका, डोलोमाइट, लोहा, चूना, जो पत्थर है, कांच है आदि उपलब्ध है। समुद्र तल से जिले की ऊंचाई पूछी जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 122 मीटर से 183 मीटर है समुद्र तल से ऊंचाई। पश्चिम से पूर्व तक के जिले की कुल लंबाई पूछी जाए तो 180 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण पूछी जाए तो 110 किलोमीटर है। पश्चिम से पूर्व पूछा जाए तो जयपुर की जो लंबाई है ये 180 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण पूछा जाए तो 110 किलोमीटर है। इसी के साथ बात करें तो जयपुर की जो जनसंख्या है काफ़ी इंपॉर्टेंट। जिले की जो 2011 की जनगणना है इसके अनुसार कुल जो आबादी है ये 66,26,178 है। कुल जनसंख्या में से 34,68,507 पुरुष है, जबकि 31,57,671 जो महिलाएं निवास करती है। इसी के साथ बात करें तो जिले का जो महिला पुरुष लिंगानुपात है वो 910 है। कई बार एग्जाम में राजधानी का लिंगानुपात पूछा जाता है तो वो 910 है, जबकि राजस्थान का पूछा जाए तो 928 है। जिले की साक्षरता दर पूछी जाए तो 75.51% जो लोग हैं ये साक्षर है। इसी के साथ
जयपुर में आमेर का जो किला है उसके बारे में अध्ययन करें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आमेर का किला। शहर से 11 किलोमीटर दूर अरावली पर्वतमाला पर स्थित आमेर का जो किला है ये राजपूत वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। प्राचीन काल में अंबावती और अंबिकापुर के नाम से आमेर के कछुआ राजाओं का राजधानी यहाँ रही थी। कई बार ये आमेर को अंबावती प्राचीन काल नाम भी पूछा जाता है और इसे अंबिकापुर भी कहा जाता था, जो कि आमेर के कछुआ राजवंशों की राजधानी रही है। आमेर किले में राजमहलों का निर्माण महाराजा मान सिंह ने करवाया था। तो आमेर के जो किले हैं इसमें राजमहलों का निर्माण किसने करवाया, तो ये मान सिंह के द्वारा करवाया गया। इसी के साथ बात करें तो सवाई जय सिंह ने कुछ भवनों का निर्माण यहाँ करवाया। हिंदू और फारसी शैली में मिश्रित रूप ये स्वरूप का किला देश में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। तो अब पूछा जाए जो आमेर का किला है उसमें कौन सी शैली से निर्मित है, तो इसमें हिंदू एवं फारसी शैली से मिश्रित सम्मिश्रण किया हुआ ये किला है। इसी के साथ बात करें तो महल के मुख्य जो द्वार है इसमें जो बाहर का द्वार है ये कछुआ राजवंशों की कुलदेवी शिला माता का मंदिर है। तो मुख्य द्वार पर शिला माता का मंदिर है। जब महल में प्रवेश किया जाता है तो घुसते ही 20 खंभों का राजपूत भवन जो शैली में सफेद संगमरमर व लाल पत्थर का बना हुआ दीवान आम है। तो दीवान आम जो है ये 20 खंभों से निर्मित है और सफेद संगमरमर एवं लाल पत्थरों से निर्मित है। दीवान खास की बात करें तो शीश महल पर्यटकों के आकर्षण का विशेष केंद्र है, जिसे दीवान ए खास कहा जाता है और जो कि शीश महल कहलाता है। ये पर्यटकों के आकर्षण का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसी के साथ महल में मावड़ा झील है। आंती ठंडी हवाओं का आनंद लेने के लिए सुख निवासी भी स्थित है। रानियों के लिए अनेक निजी कक्ष भी यहाँ पर निर्मित किए गए हैं आमेर में। इसी के साथ बात करें तो जयपुर का जो सिटी पैलेस है उसके बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट है सिटी पैलेस। सवाई जय सिंह ने शहर की स्थापना करते हुए 4 दीवारी का लगभग 7वां हिस्सा अपने निजी निवास स्थान के लिए बनवाया था। राजपूत और मुगल स्थापत्य कला में बना महाराज का यह राजकीय जो आवास है ये चंद्र महल के नाम से विख्यात है। तो चंद्र महल कहाँ स्थित है, तो ये जयपुर में स्थित है और ये महाराजा जय सिंह के द्वारा निर्मित किया गया, जो कि राजस्थान में पूछा जाए तो राजपूत एवं मुगल स्थापत्य कला का एक अनूठा दृश्य देखने को यहाँ पर मिलता है। चंद्र महल में प्रवेश करते ही वहाँ पर मुबारक महल के नाम से एक चतुष्कोणीय महल है। तो चंद्र महल के अंदर कौन स्थित है, तो चंद्र महल के अंदर स्थित है मुबारक महल। इसी के साथ बात करें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस महल में पोथी खाने के बहुमूल्य दुर्लभ हस्तलिखित ग्रंथों की पांडुलिपियाँ सुरक्षित है। तो ये जो महल है इसमें जो पोथी खाना बना हुआ है, यहाँ पर जो बहुमूल्य दुर्लभ जो हस्तलिखित जो ग्रंथ है इनकी पांडुलिपियाँ सुरक्षित है। महल की ऊपरी मंजिल पर बने वस्त्रागार में म्यूजियम में राजकोषीय पोशाकें, अलंकरण, आभूषण और संग्रहित किए गए हैं। तो राजकीय जो पोशाकें हैं वो भी संरक्षित की गई है, आभूषण भी संग्रहित किए गए हैं। इसके पास में म्यूजियम का शस्त्रागार भी है, जिसमें महाराजाओं द्वारा काम में लिए गए हथियार एवं शस्त्र प्रदर्शित किए जाते हैं। तो जो म्यूजियम बना हुआ है इस महल में, इसमें महाराज के जो शस्त्र थे इनको रखा गया है, जो कि आकर्षण का महत्वपूर्ण नमूना है। शस्त्रागार में जयपुर के महाराजाओं को विभिन्न अवसरों पर पुरस्कार स्वरूप मिले शस्त्र प्रदर्शित किए गए हैं। मुबारक महल में श्वेत संगमरमर से निर्मित राजेंद्र पोल से दीवान ए आम में प्रवेश किया जाता है। तो राजेंद्र पोल से प्रवेश करते हैं कहाँ पर हम, दीवान ए आम में। इस समय दीवान ए आम में महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय द्वारा अपनी इंग्लैंड यात्रा के दौरान गंगाजल ले जाने के लिए बनाए गए 2 विशाल जरजल कलश रखे हुए हैं। तो दीवान ए आम में पूछा जाए तो महाराजा जो माधो सिंह द्वितीय है, जो कि विदेश इंग्लैंड की यात्रा करते हैं, उस समय ऐसा माना जाता है कि जब कोई भी देशी राजा है वो विदेशी भ्रमण करता है तो वो उचित नहीं माना जाता है। वहाँ का अगर पानी जल ग्रहण कर लेता है तो ये हमारी जो परंपराएं हैं उनके विरुद्ध है। इस वजह से इनके द्वारा 2 विशाल रजत कलश बनाए गए और ये जो कलश है ये दीवान ए आम में रखे गए हैं। चंद्र महल में म्यूजियम को दिए गए हिस्से में महाराजाओं को के आदमकद विशाल चित्र है, मानचित्र है, गलीचे हैं और बहुमूल्य राजकीय सामग्री के साथ अनेक दुर्लभ पांडुलिपियाँ भी प्रदर्शित की गई है। परिसर में बने दीवान खास में तत्कालीन नरेशों एवं उनके महत्वपूर्ण दरबारियों के विशेष जो बैठकें आयोजित की जाती थी
और इसमें दीवान ए खास में भी क्या होता था, नरेश एवं जो महत्वपूर्ण दरबारी थे उनकी विशेष बैठकें आयोजित की जाती थी। चंद्रमहल महाराजाओं की सुख सुविधा की दृष्टि से स्थापत्य एवं वास्तुशिल्प का अनूठा नमूना है। तो महाराजाओं की जो सुख सुविधा थी उनकी दृष्टि से एवं स्थापत्य एवं वास्तुशिल्प का जो अनूठा नमूना प्रदर्शन करता है चंद्रमहल। मध्यम युग से निर्मित यह भवन भूकंप से झटकों से सुरक्षित रखने के लिए तड़ित चालक की व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तो तड़ित चालक की व्यवस्था से जुड़ा हुआ है कौन सा महल, चंद्रमहल। और इसी के साथ बात करें जंतर मंत्र, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जंतर मंत्र जिसे हम वेधशाला कहते हैं, महाराजा जय सिंह ने 1718 में इस वेधशाला की आधारशिला रखी और इसे ज्योतिष यंत्रालय से समय की जानकारी, सूर्योदय सूर्यास्त एवं नक्षत्रों की जानकारी प्राप्त करने के उपकरण अवस्थित है। तो 1718 में बनाई गई जंतर मंत्र वेधशाला जो कि जयपुर में स्थित है। इसमें सूर्योदय सूर्यास्त एवं नक्षत्रों की जानकारी प्राप्त करने के विभिन्न उपकरण अवस्थित है। वेधशाला में स्थापित यंत्रों में वृत्त सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र और राम यंत्र, कपाली यंत्र, नाड़ी वल्य यंत्र, राशि वल्य यंत्र, गोटा यंत्र आदि मुख्य है। इसे वर्ष 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में घोषित किया गया। तो अब पूछा जाए कि ये जो वेधशाला में निर्मित जो भी यंत्र है उनको कब विश्व धरोहर में शामिल किया गया, तो 2010 में शामिल किया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं हवा महल के बारे में जो कि विश्व विख्यात है। गुलाबी नगर के प्रतीक के रूप में विख्यात हुए हवा महल का निर्माण 1799 में स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया। तो हवा महल के बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। RAS तक के जो एग्जाम होते हैं उनमें भी हवा महल से क्वेश्चन पुटअप होने की पूरी संभावनाएं बनी रहती है। तो इसका निर्माण पूछा जाए तो 1799 में स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा किया गया। वास्तुविद पूछा जाए तो लालचंद उस्ता इसके वास्तुविद थे। केवल 8 इंच की दीवार में सजारोइज 5 मंजिलों में 152 खिड़कियों से युक्त भवन का निर्माण किया गया। तो हवा महल की खिड़कियां पूछी जाए तो 152 है और निर्माण पूछा जाए तो 1799 में स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा वास्तुविद लालचंद उस्ता के द्वारा 8 इंची दीवार में किया गया। देश से निर्मित पद्धति जो है निर्मित हवा महल में प्रकाश एवं वायु संचार की अत्यंत आकर्षक एवं समुचित व्यवस्था है। इस महल के पीछे हिस्से में राज्य सरकार द्वारा हवा महल म्यूजियम का संचालन किया जा रहा है। म्यूजियम में अनेक कलात्मक वस्तुएं प्रदर्शित की गई है। 152 खिड़कियां देखी तो 1799 देखा स्वाई प्रताप सिंह देखे। तो अब बात करते हैं अल्बर्ट हॉल की। अल्बर्ट हॉल जो कि जयपुर में स्थित है और कई बार एग्जाम में अल्बर्ट हॉल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। शहर में सर्वाधिक सुंदर उद्यान रामनिवास बाग यह भवन निर्मित किया गया है। तो अल्बर्ट हॉल जो है ये रामनिवास बाग में स्थापित किया गया है। रामनिवास बाग का निर्माण महाराजा स्वाई राम सिंह ने अकाल राहत कार्यों के लिए 4 लाख रुपए की राशि व्यय करके करवाया गया। तो अब अल्बर्ट हॉल का निर्माण जो है ये महाराजा स्वाई राम सिंह ने अकाल कार्य के राहत हेतु 4 लाख राशि व्यय करके बनाया गया। महाराजा स्वाई राम सिंह ने 1876 में ब्रिटेन के महाराजा एडवर्ड सप्तम जो थे, 7वें जो एडवर्ड थे, प्रिंस ऑफ वेल्स के रूप में भारत आने के समय यादगार रूप में अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया गया। तो स्वाई राम सिंह के द्वारा 4 लाख रुपए की लागत से सन पूछा जाए तो यहाँ पर हमने देखा इसका निर्माण कार्य जो है ये 1876 में करवाया गया, जो कि प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर करवाया गया। भवन की डिजाइनिंग एवं स्वीटिंग जैक्स द्वारा बनाई गई। तो स्वीटन जो जैकब है इनके द्वारा डिजाइनिंग तैयार की गई और भारतीय एवं फारसी शैली से बने इस भव्य इमारत में इस समय म्यूजियम संचालित किया जा रहा है। तो अल्बर्ट हॉल में स्थापित है म्यूजियम और ये भारतीय एवं फारसी शैली से निर्मित है। इस म्यूजियम को देखने के लिए लाखों विदेशी पर्यटक प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं। म्यूजियम में प्रदर्शित वस्तुओं को देखने के पर्यटक की प्रदेश की संस्कृति एक झांकी पा सकते हैं। तो पर्यटक जो है यहाँ पर विभिन्न वस्तुओं को देखकर उन्हें प्रतीत होता है कि यहाँ की संस्कृति किस प्रकार बंधी हुई थी। अब बात करें जल महल के बारे में। आमेर जो कि जयपुर मार्ग पर मानसागर झील के मध्य में स्थित इस महल का निर्माण स्वाई जय सिंह ने अश्वमेघ यज्ञ के बाद अपने रानियों एवं पंडितों के साथ अभूत स्नान के लिए करवाया गया। तो ये जो जल महल है इसका निर्माण पूछा जाए तो स्वाई जय सिंह ने द्वारा करवाया गया और जो कि अश्वमेघ यज्ञ के बाद करवाया गया। अब पूछा जाए कहाँ पर स्थित है तो जयपुर आमेर जो मार्ग है इस पर मानसागर झील पर स्थित है जल महल। इससे पूर्व स्वाई
जय सिंह ने जयपुर में जलापूर्ति हेतु गर्भावती नदी पर बांध बनाकर मानसागर झील का निर्माण करवाया। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सवाई जय सिंह ने कौन सी गर्भावती नदी पर बांध बनाकर मानसागर झील का निर्माण करवाया, जो कि जयपुर की जल आपूर्ति के लिए उपयोग किया जाता था। जल महल मध्यकालीन महलों की तरह मेहराबों, बुर्जों, छतरियों एवं सीढ़ीदार जीनों से युक्त दुमंजिला और वर्गाकार रूप से निर्मित भवन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जल महल। इसकी ऊपरी मंजिल के चारों कोनों पर बुर्जों की छतरियों के बीच की बारहदरियां और संगमरमर के स्तंभों से निर्मित है। जल महल अभी पक्षी अभयारण्य के रूप में विकसित हो रहा है। जल महल में आने वाली सीवरेज के पानी की दुर्गंध की समस्या का समाधान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा बड़ी परियोजना बनाई गई है। तो जल महल की जो सीवरेज प्रॉब्लम है, समस्या जो है, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा बड़ी परियोजनाएं बनाई गई है। अब बात करें जयपुर में स्थित है कौन, ईसरलाट। ईसरलाट के बारे में अध्ययन करें तो महाराजा ईश्वरी सिंह ने इस सुंदर एवं अद्भुत वास्तुकला के नमूने का निर्माण करवाया। तो ईसरलाट का निर्माण जो है ये ईश्वरी सिंह ने करवाया। 7 खंभों की यह मीनार सवाई ईश्वरी सिंह ने अपनी विजय के स्मारक के रूप में बनाई। यह विजय उन्होंने 7 सम्मिलित सेनाओं के बगरू के युद्ध में परास्त करके अर्जित की थी। तो 7 सम्मिलित जो सेनाएं थे, कौन से युद्ध में, बगरू का जो युद्ध हुआ था सवाई ईश्वरी सिंह के मध्य, और ये जो युद्ध है इसमें 7 सेनाओं को पराजित करने पर ये जो मीनार है ये बनाएगी। इसे सागर सूली के नाम से भी जाना जाता है। तो सारगा सूली जो है ये ईसरलाट के नाम से, या फिर ईसरलाट को सारगा सूली के नाम से जाना जाता है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण ईश्वरी सिंह ने करवाया। 7 खंडों में ये विभाजित है। और इसके बाद बात करें तो जो BM बिड़ला सभागार है, तो BM जो बिड़ला सभागार है ये स्टैच्यू स्ट्रीट एवं शासन सचिवालय के पास 9.8 एकड़ भूमि पर बिड़ला विज्ञान एवं तकनीकी केंद्र स्थित है। इस केंद्र में विज्ञान संग्रहालय, कंप्यूटर केंद्र, अनुसंधान केंद्र एवं पुस्तकालय है। बिड़ला तारामंडल देशी विदेशी पर्यटकों का आकर्षण का मुख्य केंद्र है। परिसर में स्थित 1350 दर्शकों के बैठने की क्षमता से युक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सभागार की मुख्य पहचान बना हुआ है। तो कितने दर्शक यहाँ पर बैठ सकते हैं, तो 1350 दर्शक यहाँ पर एक साथ बैठकर इस बिड़ला जो तारामंडल है या फिर ये जो BM बिड़ला सभागार है इसमें बैठ सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। इसी के साथ बात करें तो इसके अंदर में मुख्य प्रवेश द्वार आमेर के गणेश पोल की प्रकृति से निर्मित है। जयपुर में नाहरगढ़ का किला के बारे में अध्ययन करें तो नाहरगढ़ किले का प्रारंभ जो है ये 1734 में सवाई जय सिंह ने निर्माण करवाया, परंतु इसका वर्तमान जो स्वरूप है ये 1868 में सवाई राम सिंह ने दिया था। तो निर्माण पूछा जाए नाहरगढ़ का तो 1734 में सवाई प्रताप सिंह ने, जय सिंह ने करवाया, एवं 1868 में सवाई राम सिंह ने इसका वर्तमान स्वरूप दिया। पहाड़ी पर बने इस किले में जयपुर शहर के चारों ओर व्यंगम दृश्य दिखाई देता है। आमेर से नाहरगढ़ के तक जाने का रास्ता भी स्थित है। गलता के बारे में अध्ययन करें तो गलता जी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है जयपुर की दृष्टि से। आइए बात करते हैं। ऋषि गालव की पवित्र तपोभूमि एवं प्रमुख जो तीर्थ स्थल माना जाता है गलता जी, कौन से ऋषि की, तो ऋषि गालव की पवित्र तपोभूमि। शहर की पूर्वी पहाड़ियों में अवस्थित गलता के कुंड में गोमुख से निरंतर पानी बहता रहता है। तो गोकुंड या फिर गोमुख से जो कुंड है इसमें निरंतर पानी बहता रहता है गलता जी में। पर्वत की सर्वोच्च चोटी पर सूर्य मंदिर है। तो पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है उस पर सूर्य मंदिर है। गलता के रास्ते में पर्वत श्रृंखलाओं के बीच की घाट को गुणी ओम एवं आमागढ़ स्थित है। तो ये जो गलता के रास्ते हैं इनकी श्रृंखलाओं पर स्थित है घाट की गुणी और आमागढ़। एवं बात करें सिसोदिया रानी का महल एवं बाग। सिसोदिया रानी का महल एवं बाग के बारे में अध्ययन करें तो घाट के गुणी में सवाई जय सिंह तृतीय की महारानी सिसोदिया द्वारा सन 1779 में निर्मित सिसोदिया रानी महल एवं बाग स्थित है। तो ये जो पत्नी थी सवाई जय सिंह तृतीय की पत्नी थी सिसोदिया रानी थी, इनके द्वारा 1779 ईस्वी में सिसोदिया महल एवं बाग की स्थापना की गई। इस बाग में आकर्षक एवं जो है ये फुआरे एवं महल, भव्य महल बना हुआ है। जयपुर के बारे में अध्ययन करें तो विद्याधर जो बाग है, जयपुर के मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक विद्याधर के नाम से अनेक फुआरों एवं कुंडों से आच्छादित विद्याधर बाग भी पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। यह सिसोदिया रानी के महल के बाग के पास ही स्थित है। कौन सा? विद्याधर बाग। अब बात करें जयपुर के जो प्रमुख मंदिर है
जयपुर को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, तो छोटी काशी के नाम से जाना जाता है किसको, जयपुर को। यहाँ कई बड़े बड़े मंदिर है, इसमें गोविंद देव जी का मंदिर है, यहाँ पर सबसे प्रमुख मंदिर माना जाता है। तो कौन सा मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर। और इसी के साथ चंद्र महल के पीछे सूर्य महल के हिस्से में एक मंदिर का निर्माण करवाया गया। प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु भगवान गोविंद देव जी की लीला चरित्रों की 8 झांकियों का दर्शन करते हैं। तो अब पूछा जा सकता है सीधा कि गोविंद देव जी की कितनी झांकियां प्रसिद्ध है, तो 8 झांकियां प्रसिद्ध है। इसी के साथ पूछा जाए तो ये मंदिर जो है ये लाखों श्रद्धालुओं भगवान के प्रति जो है अपना दर्शन व्यक्त करते हैं और झांकियों का आनंद लेते हैं। इसके अलावा नाहरगढ़ जी जो है इसमें गणेश जी का, जिसे गढ़ गणेश जी कहते हैं, तथा मोती डूंगरी के गणेश जी का मंदिर है। ताड़केश्वर जी का मंदिर स्थित है, राम मंदिर है, एवं गोपीनाथ जी, हनुमान जी का और अन्यतर जो मंदिर स्थित है। इसी के साथ बात करें तो अल्बर्ट हॉल के पीछे जवाहरलाल नेहरू मार्ग है, इंदिरा सर्किल जो निकट स्थित भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर है, जिसे बिड़ला मंदिर कहते हैं। यहाँ पर श्रद्धालु एवं पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र है। कौन सा मंदिर, बिड़ला मंदिर, और ये भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। इसी के साथ यहाँ पर चर्च, गुरुद्वारे, जामा मस्जिद आदि स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट। जयपुर के बारे में अध्ययन करें तो हमें जयपुर के सांगानेर शहर के बारे में अध्ययन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जयपुर के दक्षिण में 13 किलोमीटर दूर पर पंचायत समिति मुख्यालय जो कि सांगानेर के नाम से जाना जाता है, और सांगानेर जो है ये रंगाई, छपाई एवं कागज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो कागज निर्माण का मुख्य जो कार्यालय कहाँ स्थित है, तो ये सांगानेर में स्थित है। रंगाई छपाई के नाम से किसे जाना जाता है, तो सांगानेर को जाना जाता है। जयपुर के बारे में अध्ययन करें तो हमें जमुआ रामगढ़ के बारे में भी अध्ययन करना चाहिए। जयपुर से 26 किलोमीटर दूरी पूर्व में स्थित जमुआ रामगढ़ बांध है, जो कि पिकनिक की दृष्टि से उपयोगी स्थल है। तो जमुआ रामगढ़ बांध जो है ये पिकनिक की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जयपुर शहर को इस बांध के पानी पीने की सप्लाई किया जाता है। इस झील का कुल क्षेत्रफल पूछा जाए तो 16 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। बांध स्थल के समीप ही जमुआ माता का मंदिर है। तो जमुआ रामगढ़ में स्थित है जमुआ माता का मंदिर, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब बात करें तो जयपुर के बारे में अध्ययन करते हैं तो सांबर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। जयपुर से 94 किलोमीटर दूरी पर स्थित सांबर उत्तरी भाग में चौहान राजाओं की प्रथम राजधानी रही थी। तो चौहान राजाओं की प्रथम राजधानी पूछा जाए तो वो सांबर थी, और यहाँ पर 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान के द्वारा सांबर के निकट चौहानों की स्थापना की गई, चौहान राजवंश की स्थापना की गई। यहाँ की झील से तैयार किया हुआ नमक निर्यात किया जाता है। यहाँ पर शाकंभरी माता का मंदिर है। तो शाकंभरी माता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये सांबर में स्थित है, और शाकंभरी माता को मंदिर जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करें जयपुर के बारे में अध्ययन करें तो बेराट के बारे में अध्ययन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें याद दिलाता है मौर्यकालीन सभ्यताओं के बारे में। जयपुर शाहपुरा एवं अलवर मार्ग पर स्थित बेराट के लिए जाना जाता है। यहाँ अनेक पांडवों ने अपना निर्वासित जीवन बिताया था। यहाँ पर जो पांडव थे, महाभारत कालीन जो पांडव थे, इन्होंने निर्वासित जो अपना जीवन है यहाँ पर बिताया था। यहाँ आज भी ऐसे स्थल है जो पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। बेराट के समीप पहाड़ियों पर भव्य बौद्ध मठ भी के विशेष अवशेष मिले हैं। तो बौद्धकालीन जो मठ है इनके अवशेष कहाँ मिले हैं, तो ये बेराट में मिले हैं। यह अवशेष बौद्ध अनुयायियों के लिए पर्यटन के असीम संभावनाओं को समेटे हुए हैं। जयपुर के बारे में अध्ययन करें तो जयपुर के बारे में विशेष अध्ययन करते हैं तीज के बारे में। जयपुर में वैसे कई मेले लगते हैं, परंतु सावन की जो तीज है इसका मेले का अपना अलग ही महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पार्वती भगवान शिव जैसा पति पाने के लिए वर्षों यहाँ तपस्या की थी। अतः इस दिन कुमारियाँ पार्वती का पूजन कर शिव जैसा पति पाने की प्रार्थना करते हैं। सुहागिनें अपने पति की दीर्घ जीवन की कामना करती हैं। इस दिन जनानी ड्योढ़ में पूजा अर्चना के बाद गौरी माता की मूर्ति को पूरे लवाजमे के साथ त्रिपोलिया बाजार, गणगौरी बाजार, चौगान होते हुए पालिका बाग तक ले जाया जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट जो जनानी ड्योढ़ी है, इसमें पूजा अर्चना के बाद जो गौरी माता का जो मूर्ति है इसको
पूरे लवाजमे यानी पूरी तैयारियों के साथ त्रिपोलिया बाज़ार, गणगौरी बाज़ार एवं चौगान होते हुए पालिका बाग तक ले जाया जाता है। सवारी को देखने के लिए विदेशी पर्यटक एवं ग्रामीण बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं। कहाँ पर? तीज का जो त्यौहार है। अब बात करें गणगौर के बारे में, और गणगौर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर का त्यौहार को जो आयोजन किया जाता है, तो और इसी त्यौहार में यह त्यौहार कुंवारियों और सुहागिनों का त्यौहार है। और तीज की तरह इस दिन भी गौरी माता की सवारी पूरे लवाजमे के साथ निकाली जाती है। तो तीज की तरह भी चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर की भी सवारी निकाली जाती है। अब बात करें शीतला अष्टमी के बारे में। चाकसू के निकट सील की डोंगरी पर शीतला अष्टमी के दिन मेला भरता है। मेला रात भर चलता है। इसमें हजारों संख्या में ग्रामीण शामिल होते हैं। दिन भर में ठंडा बासी भोजन किया जाता है। इसके अलावा होली, दशहरा, दीपावली, मकर संक्रांति, रामनवमी, गणेश चतुर्थी, कृष्ण जन्माष्टमी त्यौहार में भी बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं शीतला अष्टमी के जगह। इस अवसरों पर विशाल शोभा यात्राएं भी निकाली जाती है। अन्य धर्मों के पर्व भी यहाँ पर बड़े उत्साह एवं उमंग के साथ मनाए जाते हैं। अब बात करें होली महोत्सव के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। होली के दिन भी शहर के चौगान स्टेडियम में मनाया जाने वाला यह महोत्सव विदेशी पर्यटकों के लिए सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र है। महोत्सव में सजे धजे हाथी भाग लेते हैं। तो सजे धजे हाथी कौन से त्यौहार में भाग लेते हैं, कौन से उत्सव में भाग लेते हैं? तो होली महोत्सव में भाग लेते हैं। इसमें हाथी पोलो, हाथी दौड़ के साथ हाथी पर बैठकर होली खेलने का भी आनंद लिया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सभी। जयपुर की जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं उनके बारे में अध्ययन करें तो जयपुर की जो सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र है रविंद्र मंच और जवाहर कला केंद्र। इन केंद्रों पर कला एवं कलाकारों को प्रोत्साहन करने के लिए आयोजन किए जाते हैं। अब बात करें जयपुर की जो चित्रकला है, चित्रकला की दृष्टि से भी अनूठा अपना संबंध रखता है। जयपुर की चित्रकला अपने विशेष स्थान रखती है। यहाँ के भवन, मंदिरों, राजभवनों में पाए जाने वाले भित्ति चित्र की अपनी अलग जो शैली है, जो कि आमेर शैली के नाम से जानी जाती है। और इन चित्रों में हरे रंग का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो हरा जो रंग है ये प्रभावशाली रहा है जयपुर में। चित्रों में पीपल, बर्ड, घोड़ा और मोर अधिक चित्रण किया हुआ है। अधिकांश चित्रण रागमाला, 12 मास, कृष्ण चित्र एवं नायिका भेद के होते हैं। यहाँ के चित्रों में रंग चमकदार, घने एवं टिकाऊ होते हैं। तो कई बार एग्जाम में सीधा पूछा जाता है चित्रों के जो चमकदार रंग है, घने हैं एवं टिकाऊ होते हैं, तो वो आमेर शैली के होते हैं। जयपुर की जो जवाहरात है उसके बारे में अध्ययन करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जवाहरात के निर्माण और व्यवसाय में जयपुर का नाम विश्व प्रसिद्ध है। इसी के साथ यहाँ की नगीनाकारी काम भी विश्व प्रसिद्ध है। और पीतल की नक्काशी मीनाकारी के लिए यह शहर काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर संगमरमर की मूर्तियाँ भी बनाई जाती है, जिनका विदेश में भी निर्यात किया जाता है। तो संगमरमर की मूर्तियाँ जो बनाई जाती है ये जयपुर में बनाई जाती है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। इसी के साथ बात करें तो चंदन की लकड़ी के खिलौने और ब्लू पोल्ट्री जो है इसके लिए शहर भी काफ़ी प्रसिद्ध है। तो चंदन की लकड़ी के खिलौने एवं ब्लू पोल्ट्री के लिए प्रसिद्ध शहर माना जाता है जयपुर शहर। और इसी के साथ जयपुर शहर के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट हमने अध्ययन किया। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ ये सीरीज़ निरंतर जारी रखने के लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप एवं टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन करें, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली हो सकता है। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट।